बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर। हमने जैसे पिछली वीडियोस में मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलीसेकेराइड्स को डिस्कस किया था, सेलुलोज को, हेमी सेलुलोज को और एगर, म्यूसिलेजेस और गम्स और पेक्टिन्स वगैरह को डिस्कस किया था। तो ये सारे मिलके बेसिकली डाइटरी फाइबर बनाते हैं। हमने वो एक सेपरेटली सबको डिस्कस किया है, लेकिन अगर हम इन सबको इकट्ठा कर दें तो हम इकट्ठे को डाइटरी फाइबर कहेंगे, क्योंकि ये सारा कुछ वेस्ट में ही आ जाता है और इन्होंने हमारी बॉडी से पास आउट ही होना होता है, क्योंकि इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट नहीं करते और ये हमें एनर्जी नहीं देते। डाइटरी फाइबर ऑल्सो कॉल्ड बल्क। डाइटरी फाइबर को हम बल्क भी कहते हैं, रफेज भी कहते हैं, ब्रैन भी कहते हैं और फाइबर अकेला भी कभी कभी यूज़ हो जाता है। अनअवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। ये वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बाकी कार्बोहाइड्रेट से इसलिए डिफ़र करते हैं, यानी कि जो मुख्तलिफ दूसरी शुगर्स हैं उनसे इसलिए डिफ़र करते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी उन अमाउंट में नहीं देते जिन अमाउंट में स्टार्चेस और शुगर हमें एनर्जी देती है। ठीक है, जिस तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह हमें एनर्जी देते हैं, उस हिसाब से एज़ कम्पेयर टू दोज ये हमें वैसे एनर्जी नहीं देते। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट्स अपने फंक्शन में और अपने काम, अपने दूसरे मुख्तलिफ प्रोसेसेस में जो हैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट से डिफ़र करते हैं, इसलिए हम उनको डाइटरी फाइबर कहते हैं, जिसने डाइजेस्ट नहीं होना होता बल्कि हमारा जो फीसिस है उसका बल्क बनना होता है। ठीक है, ताकि हमारी बॉडी से जो मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं और जो दूसरे जो हैं डिलेटेरियस इफेक्ट जिनका होता है, जिन एंजाइम्स का, ये मुख्तलिफ किस्म के जो हार्मफुल एंजाइम्स हैं या जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं चीज़ें हैं, इन टॉक्सिक मटीरियल्स हैं, उनको हमारी बॉडी से पास आउट कर दे। तो इट इंक्लूड्स एंडोजेनस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स। अगर हम देखें तो जो डाइटरी फाइबर है वो ज़्यादातर जो है हमें प्लांट से आता है। हम लोगों ने सेलुलोज देखा, ठीक है, वो भी हमें प्लांट से आ रहा था। फिर हम लोगों ने जो पेक्टिन को देखा, वो भी हमें प्लांट से आ रहा था। पेक्टिन आमतौर पर ज़्यादातर स्किन्स में पाया जाता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। पेक्टिन को देखा तो वो भी प्लांट से आ रहा था। जब हमने एगर की बात की तो वो भी प्लांट से आ रहा था। ठीक है, और फिर जब हम लोगों ने म्यूसिलेजेस और गम्स को देखा तो वो भी जो था कहाँ से आ रहा था, प्लांट से आ रहा था। तो ये जो सारा फाइबर है, ये सारा सोर्स जो है इसका प्लांट ही है हमारा, ये एनिमल सोर्स से नहीं आता। ये हमें प्लांट से ही मिलता है। फाइबर, जितना भी फाइबर है ये सारा हमें प्लांट से मिलता है। तो इसके अंदर जो है वो वाले कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के अंदर ओरिजिनली पाए जाते हैं। ठीक है, एंडोजीनस कंपाउंड्स का मतलब, कंपोनेंट्स का मतलब है, ये एंडोजीनस कंपाउंड्स का मतलब ये है कि वो वाले कंपाउंड्स या वो वाले कंपोनेंट्स जो प्लांट के अंदर बनते हैं। तो ये वाले जो सारे कंपोनेंट्स हम ले रहे थे, सेलुलोज वगैरह, पेक्टिन, एगर, गम्स एंड म्यूसिलेजेस, ये सारे जो हैं ये प्लांट के अंदर बनते हैं। ठीक है, तो वो हमारी डाइट में जब हम उनको लेते हैं तो ये हमारे अंदर भी जाहिर सी बात है एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कांट वर्क, इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम नहीं करते क्योंकि ये हमें एनर्जी नहीं देते। इट इज़ मोस्टली कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड इंक्लूड, ये सारे जो है पॉलीसेकेराइड्स का ही मजमुआ है, जिसमें काफ़ी किस्म के आते हैं, जिसमें सेलुलोजेज, हेमी सेलुलोजेज, लिग्नेंस, पेक्टिन्स एंड गम्स। अब जो हमारे पास फाइबर है, डाइटरी फाइबर है, रफेज है, ये दो किस्म के होते हैं, एक सोल्यूबल होता है और एक इनसोल्यूबल होता है। जो सोल्यूबल होता है उसके अंदर पेक्टिन्स, गम्स और म्यूसिलेजेस आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट द वाटर सोल्यूबल पोर्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। तो ये डाइटरी फाइबर का जो सोल्यूबल पार्ट है, वाटर सोल्यूबल, ये वो बनाते हैं। इन्होंने क्या करना होता है कि जब ये वाटर के साथ कंबाइन होते हैं ना, तो ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं और हमारे जो फीसिस हैं उनको पास आउट होने में आसानी पैदा कर देते हैं। और क्योंकि जेल है और वो हमारी स्मूथनेस पैदा करती है फीसिस में, ताकि वो इजीली पास आउट हो जाए। और एक इसका मेजर रोल ये भी है कि कंट्रीब्यूट करती है सटाइटी में। सटाइटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस देना। तो ये डिले करती है काम को, कि हमारी जो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस हो रही होती है उसको डिले करती है, ताकि ये जो एनर्जी का रिलीजिंग प्रोसेस है ये ज़रा स्लो हो जाए। जो मुख्तलिफ यूज़फुल कंपाउंड्स भी हमने साथ खाए हैं ना, उनकी डाइजेशन और उनमें से एनर्जी जो है वो निकल जाए और ज़रा उसका प्रोसेस स्लो करे, कि एनर्जी निकले लेकिन स्लो निकले, जो बाकी हमारे यूज़फुल कंपाउंड्स भी नहीं। हम कौन सा डाइट में अकेला फाइबर ही खा रहे होते हैं, हम डाइट के साथ मुख्तलिफ चीज़ें इंक्लूड करते हैं ना, जिसमें शुगर भी आती है, दूसरे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आती है। तो वो हमें क्या करती है, वो हमें एनर्जी देती है। तो उन एनर्जी रिलीजिंग के प्रोसेस को ज़रा स्लो करती है,
ताकि ये हमारी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहे और हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस दे। अगर हम रोटी नहीं ना खाते तो हमें लगता है कि जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो हमारा टाइम गुजरता ही नहीं है। तो जब हम लोग रोटी खा लेते हैं, इस तरह पास्ता या बिस्किट वगैरह कोई चीज़ खाते हैं, तो ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ताकि हमें लगता है कि हमने वाकई कोई ना कोई चीज़ खाई है और हमारा पेट भरा रहता है और हमें बार बार किसी चीज़ की क्रेविंग या और चीज़ खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि हमारा पेट भर जाता है। हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो हमें सोल्यूबल फाइबर जो है वो दे देता है। ठीक है, कि हमें ज़रा फीलिंग आए कि हमने कुछ खा लिया है, वरना हमें बार बार भूख लगी जाएगी। ठीक है, तो ये हमें ज़रा जो है वो करता है कि भाई आपकी भूख जो है वो ख़त्म होगी, ज़रा अब आपने कुछ खाना वाना नहीं है। तो इसलिए जो हमारे 3-4 घंटे गुजर जाते हैं ना खाने के बाद, दोपहर के खाने के बाद या सुबह के नाश्ते के बाद, तो वो इसी की वजह से होता है कि ये एनर्जी स्लो स्लो रिलीज़ करवाती है, ताकि हमारी जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो बरकरार रहे। इनसोल्यूबल फाइबर, ये फाइबर जो है ज़्यादातर सेलुलोसिस और हेमिसेलुलोसिस और लिग्नेंट्स पे जो है वो कंप्राइज करता है। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन जब ये गट से जो है वो थ्रू पास आउट करता है, तो ये हमारे जो फीकल मैटर है उसका बल्क बनता है ज़्यादातर। यानी कि अब फीकल मैटर जो है बल्क बन रहा है, अपने साथ जो वेस्ट है उसको लेके जा रहा है, तो इसीलिए ये बल्क बन रहा है फीसिस का। फीसिस को ये ज़्यादा करता है, ताकि इसके साथ दूसरे वेस्टेज भी आ जाएं, और दूसरे जो वेस्टेज वगैरह हैं, दूसरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह है ना, जो नहीं चाहिए आपकी बॉडी को, तो ये उनको अपने साथ स्टिक कर लेता है और वो उनको अपनी बॉडी से पास आउट हो जाए। ठीक है, इसने फीकल मैटर को ज़्यादा करना होता है, हमारा बल्क बनाना होता है फीसिस का, और जो दूसरे टॉक्सिक मटेरियल उनको अपने साथ बाइंड करना होता है इस इनसोल्यूबल ने। ठीक है, और एसेलरेट्स ट्रांसिट टाइम। एसेलरेट ट्रांसिट टाइम का मतलब है कि इसने मूवमेंट की स्पीड, यानी कि जो मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की, उसकी स्पीड अप भी करने के, भाई अब इतना स्लो भी काम नहीं करना, जो फीसिस की मूवमेंट है उसको तेज़ करेगा ये इनसोल्यूबल फाइबर। ठीक है, यानी कि स्पीडिंग अप द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो भी हैं उनकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएगा, ताकि अब देखें, जब आप इसने अपनी बॉडी से जो है वो सिक्रीट आउट होना, तो एक सेंसेशन आती है आपको कि आपने वॉशरूम जाके जो है अब आपने पास आउट करना है। तो वो सेंसेशन अगर आपको इतनी स्लो मतलब आई सेंसेशन आ जाएगी, लेकिन पास आउट में इतना टाइम लगेगा, तो आप तो फिर वॉशरूम में बैठे रहेंगे। तो इसने क्या करना है कि उसने आपके फीसिस को जो है वो जो है जल्दी से एक्सपेल कर देना है। तो ये एक सेंसेशन जो है वो जनरेट होती है आपके अंदर, जब आपका जो है वो आपका सारा अंदर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका होता है। तो इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सोर्सेज ऑफ सोल्यूबल फाइबर, जो हमारे पास सोल्यूबल फाइबर हैं उनमें ज़्यादातर एप्पल्स आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, कैरेट्स और बार्ले, ओट्स एंड बीन्स। जो सोल्यूबल फाइबर है ना, उसमें ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो इसके अच्छे सोर्स हैं, और ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही हमारे पास सोल्यूबल फाइबर का अच्छा सोर्स है। ये क्या करते हैं कि ओट्स के बारे में भी आपको पता है कि ये हमारे पास एक सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल ग्रेन है, जिसको हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं। और बीन्स के बारे में भी आपको पता है, जो फलियां वगैरह होती हैं, फलियां और ये लोबिया वगैरह, ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ सोल्यूबल फाइबर। ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करते हैं, हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, और हमारी जो क्या है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, हाइपरटेंशन के लिए जो है वो अच्छा है। ग्लूकोज लेवल ये हमारा इसलिए अच्छा करते हैं क्योंकि इसने हाइड्रोलिसिस को, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस को कम करना है। जब ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस को स्लो करेगा, मतलब कम करेगा यानी स्लो करेगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी जो है वो आहिस्ते आहिस्ते रिलीज़ होगी, और ग्लूकोज हमारे ब्लड में जो है वो आहिस्ते आहिस्ते जाएगा, जिसकी वजह से ये स्पाइक फ़ौरन से, जो एक ब्लड का लेवल तेज़ हो जाना, ग्लूकोज लेवल स्पाइक करना ना ब्लड शुगर लेवल का, तो वो नहीं होता इसके साथ, ये होता है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल ये इस तरह कम करता है कि अपने साथ जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वेस्ट, उसको अपने साथ अटैच कर लेता है और फिसिस के थ्रू पास आउट कर लेता है। और जो फ्रक्टोस होता है, फ्रक्टोज का पता है ना आपको, शुगर जो लिवर में जाके जो है वो चर्बी बनाती है, अगर हम उसको फाइबर के साथ इनटेक नहीं करते, तो वो जो फ्रक्टोज है वो ये कोलेस्ट्रोल और क्या कहते हैं फीसिस के साथ जो है वो अटैच होता है और पास आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में रहेगा ना फ्रक्टोज और कोलेस्ट्रोल, तो ये फैट को ज़्यादा बढ़ाएंगे हमारी बॉडी में। तो इसीलिए जब ये इस तरह हमारी बॉडी से सोल्यूबल फाइबर जो है ये बैड कोलेस्ट्रोल और फ्रक्टोज को अपने साथ पास आउट कर लेता है। तो यही वजह है कि अगर हम लोग अपनी डाइट में फ्रुक्टोज अकेला यूज़ करते हैं, तो वो जाके हमारे लीवर में मसला ख़राबी पैदा करता है। जो है लिवर के ऊपर जो फ्रुक्टोज की लिपिड लेयर है वो बनाना शुरू कर देता है, फैट की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है।
लेकिन अगर हम उसको फाइबर के साथ लेते हैं तो फाइबर जो है वो क्या करता है, इस बैड फ्रक्टोज, क्योंकि इसका और कोई काम तो है नहीं, इसने कौन सा हमें एनर्जी देनी है, फ्रक्टोज ने एनर्जी तो ग्लूकोज ने देनी है। तो फ्रक्टोज जो है वो हमारे फीसिस के साथ अटैच होकर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसका फिर कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए जो फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है वो हम जब लेते हैं तो उस फ्रूट में फ़ाइबर भी साथ होता है, तो फ़ाइबर उस फ्रक्टोज को हमारी बॉडी से इस तरह पास आउट कर लेता है जिसका नुकसान नहीं होता। लेकिन जो बेकरी आइटम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं उसके अंदर फ्रक्टोज सिरप यूज़ करते हैं, उसमें फ़ाइबर नहीं हो रहा होता, ज़्यादातर फ्रक्टोज लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो वो फ्रक्टोज जो है वो क्या करता है, हमारे लीवर पर जाकर चर्बी बनाना शुरू कर देता है और हमारे लीवर को ख़राब करता है, इसलिए फैटी लीवर की डिजीज़ जो है वो ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप फ्रक्टोज ले लें तो कोशिश करें कि फ़ाइबर आप उसके साथ लें, फ्रक्टोज़ के साथ फाइबर लें ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। और फ्रक्टोज़ का लेवल जो है, मीठनेस जो इसकी स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए और हाइपरटेंशन के लिए जो है वो बहुत अच्छा है। यानी कि जिनको डायबिटीज़ हो इसलिए उनको कहते हैं कि आप वो वाला खाना खाएं, आप अपनी डाइट में जो है वो फ़ाइबर को ज़्यादा इंक्लूड करें। या जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको कहते हैं कि अपनी डाइट में फ़ाइबर का यूज़ जो है वो ज़्यादा करें। इसीलिए जब आपने ये चीज़ें पढ़नी हैं तो जब आपने आगे जाके डायबिटीज़ और इन हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को देखना है तो आपने उन पेशेंट्स को कहना है कि आप अपनी डाइट में ये चीज़ें ज़्यादा इंक्लूड करनी है। तो जब आपने उनके डाइट प्लान बनाने हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ उसको देनी है और ये चीज़ उसको नहीं देनी। तो ये आपका नॉलेज ही है जो आपको कामयाब करता है। सो अगर आपने अपने आप को कामयाब करना है, इस फील्ड में अपना नाम बनाना है, तो आपको हर छोटी चीज़ का पता होना चाहिए, हर फ्रूट का पता होना चाहिए, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ये है और ये इस डिज़ीज़ के लिए है, ये इस डिज़ीज़ के लिए नहीं है। सो जस्ट आप लोग अपनी नॉलेज को बेहतर करें और अपनी स्टडी पे फोकस करें, बुक्स पढ़ा करें, आप लेक्चर्स लिया करें, लेकिन बुक्स पढ़ा करें, क्योंकि अगर जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो इससे आपका हाफ़्ज़ा जो है वो मज़बूत होता है। हाफ़्ज़ा मज़बूत होने का मतलब है कि आपकी जो चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी है वो अच्छी होती है। तो रीडिंग करें सिर्फ, अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आपका हाफ़्ज़ा ही मज़बूत हो रहा है। यकीनन आप उसको याद नहीं कर रहे कि आप उसको प्रॉपर रट्टा लगा के जो है वो फ़ौरन बार-बार एक चीज़ को पढ़ के याद कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे, बल्कि आप सिर्फ रीड कर रहे हैं, फ़ोकस के साथ, कॉन्सन्ट्रेशन के साथ उन चीज़ों को रीड कर रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आपका जो हाफ़्ज़ा है, जो आपकी जो चीज़ों को याद रखने की एबिलिटी है वो बेहतर होगी, बल्कि बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए बुक्स पढ़ा करें और अपनी जो कंसेप्ट्स क्लियर किया करें, हर एक चीज़ का मतलब समझा करें, डिफरेंसेस देखा करें कि अगर इसमें ये चीज़ है तो दूसरी में ये चीज़ नहीं है। जैसे सोल्यूबर और इनसोल्यूबर है, जैसे ग्लूटेन और ग्लेटिन जो चीज़ें आपस में टर्म्स आपको कंफ्यूज करती हैं, तो हर चीज़ को जो है वो देखा करें कि कोलेस्ट्रॉल में है, लिपिड है, ये अल्कोहल पढ़ा था हम लोगों ने, इसको तो केमिस्ट्री में, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को सर्च किया करें और मुख्तलिफ़ की डिजीज़ के बारे में पढ़ा करें कि ये डिज़ीज़ ये है, तो आपने इसको इस तरह बेनिफिट देना है अपनी डाइट के थ्रू इस पेशेंट को। तो ये चीज़ें जो है वो आपको आगे जाके कामयाब करेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम इनसोल्यूबल फाइबर के सोर्सेज को। तो होल ग्रेन्स, आपके राइस, आपका जो रोटी है आपकी, और आपकी जो छल्ली वगैरह कॉर्न है, आपकी मेज़ या मकई की रोटी जो है, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ इनसोल्यूबल फाइबर। नट्स आप ले रहे हैं, नट्स में हर चीज़ें आ जाती हैं, इनके पिस्ते, बादाम, काजू, अखरोट, ये सब कुछ जो नट्स में आ जाता है, मूंगफली, ये सब कुछ नट्स में आ जाता है। ठीक है, बीन्स की बात करें, फलियाँ वगैरह हैं, या अगर आप कोई लोबिया देख रहे हैं या जो ब्लैक बीन्स होते हैं वो देख रहे हैं आप, सोयाबीन, ये सब कुछ बीन्स में आ जाते हैं। तो ये बीन्स की फलियों की ही, लोबिया की मुख्तलिफ़ किस्म की ना कैटेगरीज, ये टाइप्स होती हैं। तो इन सब में जो है इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है। कॉलीफ्लावर, अगर आप कॉलीफ्लावर देखेंगे, जो आपकी बंद गोभी या फूल गोभी है, उसमें भी पाया जाता है अच्छा खासा। और ग्रीन बीन्स में पाया जाता है, ये जो ग्रीन कलर के बीन्स होते हैं, फलियाँ जिसमें आ जाती हैं, जो आप अपना सालन भी बनाते हैं जिसका, एंड पोटैटोज़ वगैरह, ये जो हैं गुड सोर्सेज ऑफ इनसोल्यूबल फाइबर हैं। तो इनके अंदर ज़्यादातर इनसोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ये क्या करता है कि इसने आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाना है, क्योंकि इसने आपके फीसिस का बल्क बनना होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। और प्रिवेंट डाइवर्टिकुलाइटिस एंड डाइवर्टिकुलोसिस, इसने जो है आपकी जो एक ये डिज़ीज़ होती, ये डिज़ीज़ है कि जब आपकी बॉडी में फीसिस जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बन रहा होता, या आपको फाइबर की कमी हो जाती है,
तो क्या होता है कि जो आपका छोटा छोटा वेस्ट बन रहा होता है ना, वो एक पूरी फीसिस की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे पॉटरीज की फॉर्म में जो है वो स्टोर होना शुरू होता है, आपके इंटेस्टाइन में रुक जाता है एक जगह। मतलब एक लंप बना है, एक लंप कह रही हूँ मैं, एक छोटी सी जैसे बॉल कह लें आप, तो वेस्ट की एक बॉल बन गई है, वो आपके इंटेस्टाइन में रहेगी, क्योंकि उसको कोई साथी नहीं मिल रहा जिससे वो अटैच होकर जो है पूरी इंटेस्टाइन से या पूरी आंत से जो है वो आपकी गुजरे। बल्कि वो एक छोटा वेस्ट, फिर एक और वेस्ट आ गया, फिर इस तरह छोटी छोटी इस तरह आपकी वेस्ट की बॉल बनना शुरू हो जाती हैं, और वो बॉल आपकी इंटेस्टाइन में स्टक हो जाती हैं। तो इस बीमारी को जो है हम डाइवर्टिकुलोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से जो है, अगर आपकी इसकी वजह से, इन बॉल्स की स्टोरेज की वजह से, अगर आपकी जो इंटेस्टाइन्स उनके वर्किंग में प्रॉब्लम जाहिर सी बात है, होनी तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो उसके स्टोरेज की वजह से अगर आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इन्फ्लेम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसने उस वेस्ट को निकालने की कोशिश करनी है, लेकिन जब वो नहीं निकलेगा तो वो इन्फ्लेम होगी, यहाँ रेड हो जाएगी, उसकी जो वेन्स है वो फटना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ब्लड भी पास आउट हो सकता है। तो इस तरह जो है उसको हम डाइवर्टिकुलोसिस कहेंगे, अगर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि रेड चीज़ होना शुरू हो जाए, उसमें से हीट ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाए, टेम्परेचर उस जगह का ज़्यादा हो जाए, और एसिडिटी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जो भी चीज़ जाए तो पास आउट हो, अगर फिर तो जलन महसूस हो, तो इस तरह जो है ये इन सब चीज़ों से आपको बचाता है इंसोल्यूबल फाइबर। और प्रिवेंट फ्रॉम ओवर ईटिंग, क्योंकि ये जब आप लेते हैं तो ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस का एहसास देता है, आपको दोबारा भूख नहीं लगती, तो ये आपको ओवरवेट होने से भी बचाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारी डाइट में फ़ाइबर की कमी हो, अगर तो बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी तो फिर आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लग सकती है। ठीक है, जो कि काफ़ी पेनफुल भी होती है, और आपके लिए मुश्किल क्रिएट करती है। लेकिन अगर जाहिर सी बात है डेफिशिएंसी होगी तो आपका अब तो आएगी, कोई ना कोई फंक्शन जो है वो ख़राब हो गई। तो इसलिए अपनी डाइट में फ़ाइबर रखा करें, रोटी भी खाया करें, चावल पे ना रहा करें लेकिन रोटी भी खाया करें साथ। चावल भी ज़रूरी है लेकिन रोटी भी, क्योंकि रोटी में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं कुछ, क्योंकि होल ग्रेन रोटी यूज़ करें आप, तो उसमें फ़ाइबर अच्छा खासा होता है, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। ये चीज़ें छोटी मोटी मौजूद होती हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में। इसलिए रोटी जो है ये अच्छी है, रोटी खाया करें, बुखार हो तब भी रोटी खाएं, चूर के खाएं रोटी, तो आपके लिए डाइजेशन में आसानी होगी। और हमारा अक्सर ये मिसकंसेप्शन ये है कि जब हमें बुखार होता है हम रोटी छोड़ देते हैं, पानी पीना भी छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बुखार हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। जब पानी का इंटेक ज़्यादा रखते हैं तो यूरिनेशन ज़्यादा होती है, और आपका बुखार जो है ना वो कम होता है, टेम्परेचर जो है वो आपकी बॉडी का कम हो जाता है। तो अपनी डाइट में जो है, जब आपको बुखार हो तो अपनी डाइट में जो है वो रोटी भी रखा करें, लेकिन चूर के खाया करें रोटी, और अपनी डाइट में पानी का इंटेक भी ज़्यादा रखें जब बुखार हो। ठीक है, फीवर में इन दोनों चीज़ों का आपने अच्छा खासा जो है वो अपनी इंटेक पूरी करनी है। तो फाइबर में अगर अगर आप अपनी डाइट में नहीं यूज़ कर रहे, तो ये हो सकता है फाइबर की कमी की वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिले करता है, और उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो कम भी करता है किसी हद तक, इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा करके। तो ये ग्लूकोज लेवल जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप बहुत ही कम ले रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हार्ट की डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर वक्त आपको गुस्सा भी आएगा फिर। ठीक है, ब्लड प्रेशर का एक क्लोजली रिलेट हम इसको एंगर से करते हैं, तो वाकई जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो आपको गुस्सा भी आएगा। ठीक है, और आपके मूड स्विंग्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, डाइट का आपके मूड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो डाइट अपनी अच्छी रखा करें। और डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गट की डिसऑर्डर हो सकती है, और कॉन्स्टिपेशन का आपको पता है, डायरिया का भी पता है, डायरिया आपको लूज मोशन लग जाते हैं, नहीं आपको फाइबर ले रहे तो आपका स्टूल बन ही नहीं रहा, तो पानी पानी और इस तरह वेस्ट आ रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपको हो जाएगी कि वेस्ट बन रहा है लेकिन आपकी बॉडी से पास आउट नहीं हो पाएगा। और कोलोरेक्टल कैंसर ये भी हो सकता है अगर आप अपनी डाइट में जो है फाइबर नहीं रखते, क्योंकि हमारी डाइट में जो है फाइबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे गट में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कुछ प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, और उन प्रोबायोटिक्स को भी खाने की ज़रूरत होती है, उन बैक्टीरिया को, उन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी खाने की ज़रूरत होती है, और वो खुराक उनकी क्या है, फाइबर।
तो वो फाइबर भी लेते हैं अपनी डाइट में, उनको फाइबर भी बड़ा पसंद है। जब आप उनको फाइबर नहीं देंगे तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सही से जो है प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, यानी कि फैलेंगे नहीं। और क्या होगा कि अपना काम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, हार्मफुल मटेरियल्स को किल करना है और यूज़फुल मटेरियल प्रोड्यूस भी करने हैं। तो जब वो हार्मफुल मटेरियल जो है हार्मफुल मटेरियल्स को किल नहीं कर पाएंगे और जो अच्छे यूज़फुल मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपके एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे और कैंसर फॉर्मेशन हो जाएगी। कैंसर होता है जो आपकी पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाए, लेकिन ट्यूमर एक फिक्स्ड होता है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाकी बॉडी में भी फैलता है। स्टार्ट वहाँ से होता है, फिर आगे पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है अपनी डाइट में फाइबर को रखें, इसका इंटेक अच्छा खासा रखें, जितना एक पर डे में होता है। आई थिंक पर डे में जो है वो 20 ग्राम पर डे है, कि आप अपनी जो पूरे दिन में आपने 20 ग्राम जो है वो फाइबर लेना है। और कुछ बुक्स में 25 to 30 ग्राम्स भी है, तो लेकिन जो हमारी बुक है उसके अंदर 20 ग्राम लिखा हुआ है। 20 ग्राम पर डे जो है लेना है आपने। और वीक इम्यून सिस्टम, जाहिर सी बात है बैक्टीरिया जो है जब नहीं होगा तो आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत होगी, मुख्तलिफ़ जरासीमों से, मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया और वायरसेस से जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत होगी, लड़ने की एबिलिटी होगी, वो कम हो जाएगी और आप इजीली जो है हर बीमारी के हत्थे चढ़ जाएंगे, इस तरह कह सकते हैं। पाइल्स, जिसको हम हेमरॉइड्स भी कहते हैं, ये कौन सी डिजीज़ है कि आपके जो एनस है उसके अंदर लंप बनने शुरू हो जाते हैं, लंफ बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ब्लड वेसल सूज जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली फाइबर की लैक की वजह से होते हैं और कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो जाता है फिर आपको पाइल्स या हेमरॉइड्स होता है, जिसको हम बवासीर कहते हैं। पाइल्स को उर्दू में बवासीर कहते हैं। ये वो बीमारी है जिसमें आपकी वेन्स, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो अजीब सा म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, आपके एनस के इर्द गिर्द एक लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है, आपका जो पासिंग आउट का एरिया है वो श्रिंक हो जाता है और जो वेस्ट है उसी से पास नहीं हो पाता, ब्लड वेसल फूलना शुरू हो जाती हैं उसके इर्द गिर्द की, और ब्लड फ्रिक्वेंटली जो है वो रिमूव होता है। तो फिर इसके लिए सर्जरी वगैरह रिक्वायर होती है कि आप उस लंप को निकाल लें सर्जरी के थ्रू, या मेडिसिन लें जो वो जो ब्लड वेसल्स बाहर आई हुई हैं या जो मटेरियल बाहर आ जाता है म्यूकस वगैरह वो अंदर चले जाए, और इस तरह कुछ मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ की जाती हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी डाइट में फाइबर ना रख लें ताकि आपको इतनी बीमारियाँ जो हैं वो ना हों। इसलिए जो है आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। लेकिन नुकसान ये भी है कि जब आप इसको बहुत ज़्यादा ले लेंगे, देखिए हर चीज़ को एक मॉडरेट वे में लेना चाहिए। कमी भी नुकसानदेह होती है और ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। अगर आप फ़ाइबर को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है, एक्सेस इंटेक कर रहे हैं आप, 50 जो है वो 25 खाने की बजाय आप 50 से 60 खाई जा रहे हैं ग्राम एक दिन में, तो ये आपकी डाइट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जब आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में ये चीज़ें लेंगे, फ़ाइबर लेंगे, तो क्या होगा कि जब स्टूल बनेगा तो वो बहुत ज़्यादा बनेगा, और इसने जो है हार्मफुल मटेरियल्स को अपने साथ ले जाने की बजाय जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको भी अपने साथ ले जाना शुरू कर देगा। अगर आप इसको ज़्यादा लेंगे, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में इसेंशियल मिनरल्स आ जाते हैं, ये कैल्शियम को अपने साथ ले जाएगा, आयरन को अपने साथ ले जाएगा, तो जो हमारी बॉडी को चाहिए ना, यूज़फुल है, वो भी अपने साथ लेके जाना शुरू कर देता है, जिसको हम कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि अब आपने फूड इनटेक किया है तो वो जब आपकी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, जब एब्जॉर्प्शन होगी, तो जब वो ब्लड में ऐड हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है, तो ब्लड में ऐड हो जाएगा, ब्लड इसको जब सप्लाई करेगा मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में, तो इसका मतलब है कि ये आपकी बॉडी को अवेलेबल हो गया। इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी में हमने वो खाया है, फूड हमने जो खाया है उसमें फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं आयरन की, हम लोगों ने आयरन रिच फूड खाया है, वो डाइजेस्ट हुआ है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, लेकिन हमारी फाइबर इंटेक इतनी ज़्यादा है कि क्या हुआ कि हमारा फीसिस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उसने क्या किया, आयरन को ब्लड में जाने ही नहीं दिया। फीसिस ने अपने साथ ही जो है क्या ले लिया, आयरन भी साथ ही ले लिया और हमारी बॉडी से पास आउट हो गया। तो इसका मतलब आयरन हमारी बॉडी में गया ही नहीं है, हमारे ब्लड में शामिल ही नहीं हुआ, ना ब्लड से मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ना हीमोग्लोबिन बनाना, आगे जो फर्दर प्रोसेसेस हैं कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब हमें बायो अवेलेबिलिटी हुई ही नहीं है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी, डिक्रीज़ होगी, हमें वो न्यूट्रिएंट मिला ही नहीं। तो बायो अवेलेबिलिटी होती है कि जब न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, जब वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो वो अगर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में भी चले जाएगा, ब्लड में शामिल हो जाएगा, तो वो बायो अवेलेबिलिटी में आता है। तो ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को भी कम करता है जब आप ज़्यादा ले लेंगे। तो इसलिए मॉडरेट इज़ अ की, कि आप उसको जो है मॉडरेट अमाउंट में हर चीज़ खाएँ, फल भी खाएँ, सब्जियाँ भी खाएँ और हर चीज़ खाएँ। अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें पैदा की हैं वो सब चीज़ें खाएँ जो हमारे लिए हलाल हैं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल रखी हैं।
तो आप हर चीज़ खाएं जो अल्लाह ताला ने पैदा की है, अल्लाह ताला ने बनाई है, हम इंसानों के लिए पैदा की है, इंसानों के लिए बनाई है। तो हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ हों, हर चीज़ खाएं, लेकिन मॉडरेट वे में खाएं। ठीक है, हर चीज़ मॉडरेट वे में ही अच्छी लगती है, चाहे वो आपकी डाइट है, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपकी मुख्तलिफ और कैटेगरीज हैं। ठीक है, हर काम जो है वो मॉडरेट मियाना रवि में ही अच्छा लगता है। पैसे खर्च करने बहुत ज़्यादा नहीं, खर्च कर देने बहुत ज़्यादा कम, तो अपनी जो है मियाना रवि इख्तियार करें अपनी ज़िंदगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।